Hello friends, welcome to AZ classes and today we will learn about class 12 physics part first जिसके हमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं। फर्स्ट वन इज वैद्युतावेश इलेक्ट्रिक चार्ज एंड सेकंड वन इज आवेश की प्रकृति नेचर ऑफ चार्ज एंड थर्ड वन इज चालक और वैद्युतरोधी कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। फोर्थ वन इज प्रेरक द्वारा आवेशन चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड फिफ्थ वन इज वैद्युत आवेश के मूल गुण बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ईसी मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। सिक्स्थ कूलम का नियम तथा सदिश रूप कूलम्स लॉ एंड इट्स वेक्टर फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश को देखो मैंने यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक एम्बर और एक ऊन या रेशम, ठीक है। तो एक यूनानी दार्शनिक थे थेल्स। तो थेल्स ने देखा कि अगर हम एम्बर को ऊन या रेशम इन दोनों में से किसी एक के साथ रगड़ते हैं, क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो एम्बर पे एक गुण डेवलप हो जाता है। यानी एम्बर एक ऐसा गुण उत्पन्न कर लेता है अपने ऊपर जिसके कारण वो क्या करता है, छोटे छोटे धूल के कणों को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है। क्या कर देता है, अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है। यानी एम्बर को हमने ऊन या रेशम के साथ किसी के साथ रगड़ा तो एम्बर पे एक गुण आया और वो उस गुण के कारण एम्बर क्या कर देता है, छोटे छोटे हल्के धूल के कण कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है। ये किसने पता लगाया, थेल्स ने। अब इसके बाद हमें एम्बर की जगह पे कई सारे युगल, कई सारी वस्तुएं ऐसी मिली कि जिनको अगर हम ऊन या रेशम के साथ रगड़ें तो वो भी सेम व्यवहार करते हैं। तो नेक्स्ट हमने एक प्रयोग और किया। तो नेक्स्ट प्रयोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रयोग में क्या किया कि हमने कांच की दो छड़ ली, ठीक है। ये हमारी छड़ ए है और ये बी है और ये किसकी छड़ है, कांच की छड़। वही सेम ऊन या रेशम। देखो हमने ये दो कांच की छड़ ऊन या रेशम इसीलिए लिया क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि उसने उस धूल छोटे छोटे कणों को आकर्षित करना शुरू कर दिया तो एक्चुअल में ये है क्या। तो ये जानने के लिए वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि दो कांच की छड़ों को लिया और उन्होंने उन दोनों कांच की छड़ों को या तो ऊन के साथ रगड़ा या फिर रेशम के साथ रगड़ा, ठीक है। तो जो थेल्स ने बताया था कि जो वस्तुएं हैं या जैसे कि एम्बर है, कांच है, पेपर है, फर है, सिल्क है, हेयर है इत्यादि को ऊन या रेशम के साथ रगड़ते हैं तो क्या करती है, उन पे एक गुण आ जाता है जिसके कारण वो हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि दो कांच की छड़ों को लिया, उनको ऊन के साथ रगड़ा। जब ऊन के साथ रगड़ा फिर देखा हमने कि जो ये छड़ें क्या थी वो आवेशित हो गई। अब ये छड़ें कैसी हैं, आवेशित, ठीक है। दोनों छड़ें कैसी हो गई, आवेशित। जब हम इन दोनों कांच की छड़ जो आवेशित हो चुकी हैं उनको अगर हम पास पास लेकर आए तो हमने क्या देखा कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना शुरू कर देती हैं। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि हमने इसमें से एक कांच की छड़ ली जो कि आवेशित हो चुकी है और हमने जिस ऊन या रेशम के साथ रगड़ा था उसको ले लिया। जब इन दोनों को हम पास पास में लाए तो इन्होंने एक दूसरे को क्या करना शुरू कर दिया, आकर्षित करना शुरू कर दिया, ठीक है।
यानी कांच की दोनों जो सेम चार्ज पे आई थी, उन दोनों को जब हमने पास पास रखा तो वो एक दूसरे को दूर हटाने लगी, प्रतिकर्षित करने लगी। फिर हमने इसमें से एक आवेशी छड़ को लिया और ऊन या रेशम जिसके साथ हमने रगड़ा था उसको लिया, तो उन दोनों ने एक दूसरे को क्या करना शुरू कर दिया, आकर्षित करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चल गई, यानी हमें आवेश के बारे में तो पता चल गया, ठीक है, कि रगड़ने के पश्चात कुछ न कुछ उस पदार्थ पे आवेश आ जाता है। अब आवेश की प्रकृति के लिए अब हमें यहाँ से क्या पता चला कि जो सेम प्रकृति के चार्ज हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विपरीत प्रकृति के चार्ज हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, अब इसी सब को देखते हुए एक अमेरिकी वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, यानी एक अमेरिकी साइंटिस्ट आए, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन। अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बोल दिया इन सभी निष्कर्षों के बाद कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, उन्होंने एक आवेश को नाम दिया धनावेश, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरे को दिया ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यानी अमेरिकी साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सारा एक निष्कर्ष निकालने के बाद बोल दिया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। ठीक है, और जो हमने जो दो कांच की छड़ लेकर और रेशम या ऊन से रगड़कर वहाँ से जो प्रयोग किया था, उससे हमें ये पता चल गया कि जो समान प्रकार के चार्ज होते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण। समान प्रकार के नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, और जो विपरीत प्रकार के चार्ज होते हैं उन दोनों में क्या होता है, आकर्षण। ठीक है, तो हमारे दो टॉपिक कवर हुए। हमें चार्ज के बारे में पता चला कि चार्ज कैसे डेवलप हुआ, चार्ज की प्रकृति पता चल गई हमें कैसी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये व्यवहार कैसे करते हैं ये पता चल गया। ठीक है, नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था कि कांच, ग्लास, फर, सिल्क, पेपर इत्यादि अगर इनको ही आपस में रगड़ा जाए तो इन पे कैसा चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो जैसे क्या हुआ, गिलास हुआ, हेयर हुआ, फर हुआ, सिल्क हुआ, पेपर हुआ, और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्लास्टिक और रबर। ठीक है, देखो ये जो पांच वस्तु दे रखी हैं आपको, अगर इनको हम ऊन या रेशम के साथ रगड़ेंगे तो इन पांचों पे डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज ही आना है। ठीक है, और प्लास्टिक और रबर को ऊन या रेशम के साथ रगड़ेंगे तो इन पे डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज आना है। ठीक है, अब अगर क्या होता है, कभी कभी यूपी बोर्ड में एक नंबर में बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर गिलास को सिल्क के साथ रगड़ा जाए, अगर गिलास को, कांच को हमने सिल्क के साथ रगड़ दिया तो किस गिलास में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा कि सिल्क में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, गिलास में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा कि सिल्क में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो हम इस सारणी से देख लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किस में, गिलास में, तो गिलास में पॉजिटिव चार्ज होगा और सिल्क में नेगेटिव चार्ज होगा। अब आप बोलोगे कि सर आपने ये बताया है कि इनमें पॉजिटिव चार्ज ही डेवलप होता है। हाँ, इनमें पॉजिटिव चार्ज तब डेवलप होगा जब
जब इन पांचों में से किसी एक को ऊन या रेशम के साथ रगड़ेंगे। अगर हम इनको आपस में रगड़ रहे हैं तो फिर हमें इस साइड को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो टॉप पे है उसमें पॉजिटिव चार्ज, जो लोअर पे है उसमें नेगेटिव चार्ज, यानी कंपैरिजन। इसकी अपेक्षा यानी कांच की अपेक्षा सिल्क पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव चार्ज, और सिल्क की अपेक्षा कांच पे कैसा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज। यही सेम कहानी होती है प्लास्टिक और रबर के साथ। अगर प्लास्टिक और रबर को आपस में रगड़ दिया जाए, ठीक है, तो रबर पे प्लास्टिक की अपेक्षा अत्यधिक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। जब इस पे अत्यधिक नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो इसकी अपेक्षा प्लास्टिक कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछा कि प्लास्टिक और रबर को आपस में रगड़ दिया जाए तो प्लास्टिक और रबर में से किस पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, तो किस पे, प्लास्टिक, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चालक और वैद्युत रोधी। देखो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, चालक और वैद्युत रोधी। चालक का मतलब क्या है? चालक का मतलब है कि वे पदार्थ जिनमें से आवेश आसानी से फ्लो हो जाए, आसानी से प्रवाहित हो जाए, क्या कहलाएंगे, चालक कहलाएंगे। यानी वे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, चालक, कंडक्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या क्या, जैसे हमारी मेटल्स हैं, धातु हैं, ह्यूमन बॉडी हो गई, मानव का शरीर, एनिमल बॉडी हो गई, जंतुओं का शरीर, अर्थ हो गया, पृथ्वी, ठीक है। तो हमारे चालक पता चल गया कि वे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है, चालक, कंडक्टर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, कुछ मैंने आपको बता दिए, मेटल्स, ह्यूमंस बॉडी, एनिमल्स बॉडी एंड अर्थ, ईटीसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है वैद्युत रोधी, जो कि आपको नाम से पता चल रहा होगा। देखो वैद्युत और रोधी दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। ये वैद्युत का मतलब है चार्ज, रोधी का मतलब है अवरोध, ठीक है। यानी चार्ज को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए क्या करता है, वो बाध्य करता है, अवरोध करता है, रोकता है, पुश करता है, दबाता है, ठीक है। तो यहां से हम वैद्युत रोधी की परिभाषा लिखेंगे, वे पदार्थ जिनसे आवेश का प्रवाह सुगमता पूर्वक नहीं होता, वैद्युत रोधी कहलाते हैं, ठीक है। इन्हें कुचालक भी बोलते हैं, कुचालक भी बोल सकते हो आप, ठीक है। या तो आप वैद्युत रोधी बोल सकते हो या कुचालक बोल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जो कि मैंने सारे आपको बताए थे, ग्लास हो गया, हेयर हो गया, सिल्क हो गया, पेपर हो गया, फर हो गया, रबर हो गया एंड प्लास्टिक। ये कैसी वस्तुएं हैं सारी, नॉन कंडक्टर्स, कैसी, इंसुलेटर्स, कैसी, कुचालक, कैसी, वैद्युत रोधी, ठीक है। तो हमें चालक तथा वैद्युत रोधी की परिभाषा
विद एग्जाम्पल, उदाहरण के साथ समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और है कि जो हमारे जो चार्ज हैं, जो एक दूसरे को, जो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इसका एक हमने प्रयोग भी किया है, तो उस प्रयोग को बता देते हैं। उस प्रयोग का नाम है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, क्या नाम है उस प्रयोग का? स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। ठीक है, अब स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में क्या था कि एक कांच का बॉक्स था। ये क्या है? कांच का बॉक्स। इसके अंदर क्या था? एक मेटल की रॉड है। ये एक मेटल की रॉड है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? एक कॉर्क लगा दिया है। ठीक है, कॉर्क क्यों लगा दिया है? सो दैट ये किससे टच ना करे? इस रॉड से ना टच करे। ये क्या है हमारा? मेटल रॉड, यानी धातु की छड़। और यहाँ पे हमने एक कैप लगा दिया कॉपर का। ठीक है, यानी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी में क्या क्या हो गया? एक आयरन की रॉड हो गई या धातु की रॉड हो गई, ऊपर हमने कॉपर कैप लगा दिया, एक गिलास का बॉक्स था, और हमने यहाँ पे दो वक्राकार स्वर्णपत्र जोड़ दिए। ठीक है, अब ये प्रयोग हम किस लिए कर रहे हैं? कि इसका पता लगाने के लिए कि हाँ, समान प्रकृति के चार्ज आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करते हैं क्या, तो ये जानने के लिए हमने स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग किया। तो अब इसमें क्या हुआ? जैसे ही हमने एक धनावेश छड़ को इस कैप से टच कराया, तो क्या हुआ? आवेश का प्रवाह शुरू होना। आवेश का प्रवाह क्यों शुरू हुआ? देखो, ये मैं आपको बाद में क्यों बता रहा था, ये बताना चाहिए था मुझे पहले, मैं बाद में इसलिए बता रहा था कि चालक और कुचालक के बारे में बात करने के बाद बताएं। तो यहाँ मेटल क्या है? हमारी कंडक्टर है। तो चालक के कारण क्या होगा कि उससे जो आवेश है वो कैसे हो जाएगा? प्रवाह होना शुरू हो जाएगा, यानी यहाँ से चार्ज यहाँ तक आना शुरू हो गया। तो जैसे यहाँ तक आया तो ये इन प्लेट्स पे भी आ गया। जब इन प्लेट्स पे चार्ज आया तो क्या हुआ कि ये इस तरीके से प्लेट्स लगाई गई हैं कि ये मूव करने के लिए फ्री हैं। ठीक है, तो जैसे ही चार्ज आया तो क्या हुआ कि ये ऐसे ना होकर ऐसे हो गया, इस डायरेक्शन में आ गया। तो हमें ये पता चल गया, यहाँ से अब क्लियर हो गया कि हाँ, सेम प्रकृति के चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन में क्या देखते हैं हम कि हमने सरकंडे की गोलियां ली, 2 सरकंडे की गोलियां। ठीक है, देखो, एक ये सरकंडे की गोली ए हो गई और एक सरकंडे की गोली ये बी हो गई, और दोनों को हमने क्या किया? नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर वैद्युत रोधी स्टैंड पे रख दिया। कैसे स्टैंड है ये? वैद्युत रोधी। ठीक है, ये ए और बी क्या है? हमारी सरकंडे की गोलियां। ठीक, ये हमारी ए स्थिति है। अब बी स्थिति में क्या हुआ कि ये जो सरकंडे की गोलियां हैं, ए बी, इनके पास क्या है? हम एक
आवेशित प्लास्टिक की छड़ को लेके आते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारी आवेशित प्लास्टिक की छड़। ठीक है, थर्ड कंडीशन में क्या होता है, देखो अभी क्या था कि ये आपस में चिपकी हुई रखी थी। हमने जो थर्ड सी कंडीशन है उसमें क्या किया कि इन दोनों में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर दिया और हमारी जो आवेशित छड़ है वो एज इट एज है, यानी थोड़ी सी दूरी पे ए के नज़दीक हमने रखा है। हाँ, एक बात याद रखने वाली है, हमने इसे स्पर्श नहीं कराया है। ठीक है, यानी जो हमारी आवेशित प्लास्टिक की छड़ है उसको हमने सरकंडे के गोले के साथ स्पर्श नहीं कराया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो डी कंडीशन बनती है उसमें देखो और एक नेक्स्ट कंडीशन बनती है फाइनल ई, उसमें देखो क्या है, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण के लिए मैंने आपको ए बी सी डी ई 4 कंडीशन बना रखी हैं, जिसमें हमें ज़रूरत क्या क्या है, 2 सरकंडे के गोलों की ज़रूरत है और एक धनावेशित प्लास्टिक की छड़ की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम ये पता करेंगे कि प्रेरण द्वारा आवेशन होता कैसे है। तो देखो, सबसे पहले सरकंडे के गोलों को हमने एक वैद्युतरोधी स्टैंडों पर इस प्रकार रखा है कि जो सरकंडे के गोले हैं वो आपस में कैसे हैं, परस्पर स्पर्श कर रहे हैं। नेक्स्ट जो बी कंडीशन है उसमें क्या किया कि हम एक धनावेश जो प्लास्टिक की छड़ थी हमारे पास, हम उसको उसके नज़दीक लेके आए। हम इसके नज़दीक लेकर आए हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि हमने क्या किया, इसको स्पर्श नहीं कराया। जब हम इसको इसके स्पर्श नज़दीक लेके आएंगे तो क्या होगा, देखो प्रत्येक जो मैटर होता है, जो यूनिवर्स में प्रत्येक मैटर है उसके पास 2 चीज़ें हमेशा रहेंगी। क्या क्या, एक मास और एक चार्ज। और मास को हम क्या बोल देते हैं, कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसके अंदर क्या हुआ कि जो बॉन्ड कमज़ोर थे वो टूटना शुरू हुए और जो नेगेटिव चार्ज था वो इसकी ओर आकर्षित होना शुरू हो गया। ठीक है, और जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मतलब नेगेटिव चार्ज का आधिक्य होना शुरू हो गया, यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज का आधिक्य हो जाएगा। ठीक है, यानी इस एरिया से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आना शुरू हो गए तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर प्रोटॉन्स बचेंगे। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अब क्या होगा कि जैसे ही और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो फिर जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहेंगे कि भाई अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही यहाँ आना शुरू होंगे तो क्या करेंगे, वो फिर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो एक दूसरे को क्या करना शुरू कर देगा, फिर रिपेल करना शुरू कर देगा। और जब ये सममित कंडीशन बन जाएगी, यानी जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन गैदर इकट्ठा होने के बाद जब और जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनको रिपेल करना, प्रतिकर्षित करना शुरू कर देगा, उसी को क्या हम बोलते हैं, प्रेरण बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा आगे, नेक्स्ट में क्या हुआ कि हमने धनावेशित छड़ को इसके नज़दीक रखा है। पहले क्या था कि हमारे सरकंडे के गोले आपस में क्या थे, परस्पर स्पर्श कर रहे थे। अब क्या किया कि हमने इन दोनों के बीच थोड़ा सा क्या कर दिया, मेंटेन कर दिया गैप को, यानी थोड़ी सी हमने इनके अंदर जगह बना दी। हमने कहा भाई अब आप थोड़ा थोड़ा दूर हो जाइए। तो क्या होगा कि जो नेगेटिव चार्ज था और जो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, यानी उसमें देखो आपको यहाँ और यहाँ देखो और यहाँ और यहाँ देखो, उसमें कुछ कमी आ जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारा नेगेटिव चार्ज फिर से अपना बॉन्ड बना लेगा, सारा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज रहेगा इसके साथ आकर्षण में बॉन्ड किया हुआ, बट इस कंडीशन की अपेक्षा कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो डी कंडीशन है, डी कंडीशन में हमने क्या किया कि जो हमारी पॉजिटिव चार्ज थी
प्लास्टिक छड़ थी उसको हमने हटा दिया, यानी जो प्लास्टिक की छड़ थी हमने यहाँ से इसको हटा दिया। जब हमने इसको हटा दिया तो इस पर कोई बाह्य बल अब कार्य ही नहीं कर रहा भाई, ठीक है, यहाँ पे कुछ है नहीं। तो अब क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ आ जाएगा। जब कोई इस पर बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा तो ये क्या होगा, एक दूसरे को फिर क्या करना शुरू कर देंगे, आकर्षित करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। नेक्स्ट कंडीशन है ई। अब नेक्स्ट कंडीशन ई में क्या किया कि हमने क्या किया था कि थोड़ी सी डिस्टेंस बनाई थी इनके बीच में। अब क्या हुआ कि हमने बोला कि भाई अब इन दोनों को हम उठाकर थोड़ा और ज़्यादा दूर कर देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब हमने क्या किया कि सरकंडे के गोलों को जो कि एक वैद्युत रोधी स्टैंड पे रखे हुए थे उनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। जब ज़्यादा कर दिया तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो नेगेटिव चार्ज था और जो पॉजिटिव चार्ज था वो इन गोलों पर क्या हो गया, एक समान रूप से वितरित हो गया। क्या हो गया, एक समान रूप से वितरित हो गया। ठीक है, यानी अब हमारा फाइनल यहां पे कंक्लूजन क्या निकला, हमारा कंक्लूजन ये निकला कि हमने बिना स्पर्श कराए सरकंडे की गोलियों को क्या कर दिया, आवेशित कर दिया। यही क्या है हमारा, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, अब इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं। देखो, अगर आपसे कहा जाए बिना स्पर्श कराए एक धातु के गोले को धनावेशित कर सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करे कोई कि क्या बिना स्पर्श किए धातु के गोले को धनावेशित कर सकते हैं। क्वेश्चन है कि क्या बिना स्पर्श किए धातु के गोले को स्पर्श कर सकते हैं। अगर आपने प्रेरण द्वारा आवेशन नहीं पढ़ा होता तो आप बोलते कि भाई बिना टच किए किसी को कैसे आवेशित कर सकते हैं। बट जब आपने प्रेरण पढ़ रखा है तो आप यहाँ पे क्या आंसर देंगे, हाँ, यानी बिना स्पर्श किए हम किसी धातु के गोले को आवेशित कर सकते हैं। हाँ, अब कैसे, हाउ, तो वो आपको हम बताते हैं कैसे। देखो, हमने एक धातु का गोला लिया, उसको हमने वैद्युत रोधी स्टैंड पर रख दिया। ये हमारा धातु का गोला है। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमें करना कैसा है, इसे धनावेशित करना है। तो धनावेशित करने के लिए क्या किया कि हम इसके पास क्या लेके आए, एक ऋणावेशित क्या, प्लास्टिक की छड़। ठीक है, अब हम इसके पास जब ऋणावेशित प्लास्टिक की छड़ लेके आए तो मैंने जो आपको बताया था कि क्या हुआ कि इसके बॉन्ड टूटना शुरू हुए और जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया। ठीक है, जब पॉजिटिव चार्ज इधर से यहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज का आधिक्य हो जाएगा। यानी ऋण आवेश है वो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आधिक्य का मतलब ज़्यादा होना। ठीक है, अब हमें इस गोले को क्या करना है, धनावेशित करना है। अब हम देखते हैं कि इसके एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हम क्या कर सकते हैं, इस सिरे को किससे कर सकते हैं, अर्थ से जोड़ सकते हैं। और इस सिरे को हमने क्या किया, अर्थ से जोड़ दिया और इस प्लास्टिक की छड़ को यहाँ से हटा दिया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले गए, पृथ्वी में। ठीक है, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अब एक समान रूप से इस गोले पे वितरित हो जाए। तो क्या हुआ कि हमारा जो धातु का गोला था वो बिना स्पर्श किए क्या हो गया, धनावेशित हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे वैद्युतावेश के मूल को।
वैद्युत आवेश के मूल गुण में सबसे पहले आता है आवेशों का योग। ठीक है, अब अगर हमसे कहा जाए कि मान लो भाई आपको एक निकाय दे रखा है, ठीक है, ये हमारा एक निकाय है और इस पे हमें चार्ज दे रखे हैं Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि बताइए कि इस निकाय पर कुल कितना आवेश है। तो आवेश, सबसे पहले हम आवेश के बारे में देखते हैं। आवेश के पास हमारे पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, परिमाण, यानी दिशा नहीं होती इसके पास, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, तो ये कैसी राशि हो गया आवेश, अदिश राशि। और जो अदिश राशियाँ होती हैं उन्हें हम कैसे जोड़ सकते हैं, बीजगणित योग की तरह। जैसे कि हम नंबर्स को जोड़ते हैं ना, जैसे कोई नंबर्स दे रखे हैं 1, 4, 5, 6, कहा जाए कि बताइए कुल कितना हुआ, तो 1 + 4 + 5 + 6, ठीक है, = ऐसे ही हम आवेश को जोड़ सकते हैं। तो अब अगर हमसे पूछा जाए कि निकाय का कुल आवेश कितना है, तो निकाय का कुल आवेश हम कैपिटल Q मान लेते हैं, तो कितना हुआ, Q1 + Q2 + Q3 + Q4। तो ये हमारा क्या हो गया, निकाय का कुल आवेश। तो हम आवेश क्या है, हमारा एक अदिश राशि है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड, परिमाण है, डायरेक्शन, दिशा नहीं है, अर्थात हम इसे बीजगणित यानी जैसे कि नंबर्स को हम जोड़ते हैं ना, उसी प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो हमारे निकाय का आवेश हो गया Q1 + Q2 + Q3 + Q4। एक चीज़ यहाँ याद रखने वाली ये है कि अगर -Q3 होगा, यानी निकाय पे क्या हुआ, एक Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, एक -Q3 आवेश और एक Q4 आवेश है, तब पूछा जाए कि निकाय का कुल आवेश कितना है, तो हम इसका जवाब क्या देंगे कि जो -Q3 है उसको हम चिन्ह के साथ लेते हैं। किसके साथ लेते हैं, चिन्ह के साथ लेते हैं। तो अब हमारा निकाय का कुल आवेश कितना हो गया, Q = Q1 + Q2 + -Q3 + Q4। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे वैद्युत आवेश के मूल गुण हैं, उसमें नेक्स्ट हमारा गुण है वैद्युत आवेश का संरक्षण। अब देखो आवेश का संरक्षण, यहाँ से समझ में आ रहा है कि आवेश हमारा संरक्षित रहता है, यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी आवेश हमारा संरक्षित रहेगा। अब इसको कैसे हम परिभाषित करेंगे, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था कि कांच की जो छड़ है, ये कांच की छड़ है और ये ऊन है, वूलन का कपड़ा है, ऊन का कपड़ा, ठीक है, और जब इन दोनों को एक दूसरे के साथ रगड़ा जाता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मेन मतलब ये है कि इसके जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रगड़ने के पश्चात इस पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इससे इस पे ट्रांसफ़र हुए, उतने इलेक्ट्रॉनों की यहाँ कमी हो गई तो उतना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जितने इलेक्ट्रॉनों की इस पे अधिकता हो गई उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो निकाय का कुल आवेश कैसा रहेगा, संरक्षित, यानी जितने यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं उतने उनने अर्जित किए हैं, अर्थात निकाय का कुल आवेश कैसा हो गया, संरक्षित हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई नया आवेश डेवलप नहीं होता है या कोई बाहर से आवेश डेवलप नहीं होता है। आवेश क्या होता है कि इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स परस्पर रगड़ने के पश्चात फ्रिक्शन के द्वारा ऊन पर आ जाते हैं, तो ऊन पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई तो क्या हो गया, वो नेगेटिव चार्ज हो गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इस पे ट्रांसफ़र हुए तो उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, वैद्युत आवेश का संरक्षण। इसको हम एक नहीं दो उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, अब इसके दो उदाहरण देखो कौन कौन से हैं। पहला, एक न्यूट्रॉन है हमारे पास। न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता। कोई आवेश का मतलब ये है कि वो आवेशित नहीं है। हाँ, उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे हैं, दोनों बराबर हैं, यानी उसका कुल आवेश कैसा है, कुल आवेश बराबर 0, यानी न्यूट्रॉन का कुल आवेश 0 है। इसका मतलब वो कैसा, उदासीन।
अब न्यूट्रॉन चेंज किस किस में हो गया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में। प्रोटॉन पे कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। देखो आवेश समान है बट प्रकृति कैसी है, एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर इसका हम कुल आवेश देखें, नेट चार्ज देखें तो कैसा होगा, शून्य। अभिक्रिया से पहले भी नेट आवेश कितना था, शून्य। अभिक्रिया के बाद भी नेट आवेश कितना है, शून्य। अर्थात आवेश कैसा है, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, आवेश कैसा है, संरक्षित है। दूसरा उदाहरण देखिए, नेक्स्ट उदाहरण क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है। दोनों को हम इतने पास पास लेके आए कि दोनों ने आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। और जब नष्ट किया तो यहाँ पे 2 गामा फोटॉन ऊर्जा निकाल दी उन्होंने। यानी नष्ट, किसी चीज़ के नष्ट होने के बाद क्या बचता है, कुछ नहीं बचता। अब अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का अगर कुल आवेश देखा जाए तो कितना है, 0। आफ्टर रिएक्शन नष्ट करने के बाद कुल आवेश कितना है, 0। बट हमें यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त हो गई, यानी हमारा कुल जो आवेश है वो कैसा है, संरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वैद्युत आवेशों के गुण में एक हमारा आवेशों का गुण भी है, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। अब देखो आवेश के क्वांटीकरण का मीन्स है क्या। आवेश के क्वांटीकरण का मीन्स है कि कोई मैटर है, कोई पदार्थ है, उसके नाभिक में क्या है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और उसकी जो बाहरी कक्षा है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी मैटर पे, ये मैटर है कोई, पदार्थ है कोई, कितना चार्ज है, तो वो चार्ज Q बराबर NE से निकाल सकते हैं, जहाँ N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी Q क्या है आवेश, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी उस मैटर या उस पदार्थ पर कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। अब जैसे कि हमारा 8O16, ये क्या है, हमारा ऑक्सीजन है, परमाणु क्रमांक 8 है, परमाणु भार 16 है, तो इसमें 8 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 प्रोटॉन हो गए, ठीक है। अगर Q बराबर NE से अगर आपसे निकलवा जाए तो आवेश कितना होगा, Q बराबर N कितने हैं, 8 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, माइनस का, यानी आवेश हमारा कितना निकल के आ गया, इतना, ठीक है। लेकिन अगर आपको दे रखा हो कि O- पे कितना आवेश है, तो O- पे आवेश हम कैसे निकालेंगे। अब O- पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अब यहाँ देखो हमारा 8O16, ठीक है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स। लेकिन इसने क्या किया कि 2 किसी से उधार और ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, अब इस पर 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 8 प्रोटॉन हो गए। और हमारा सूत्र क्या होता है, Q बराबर NE, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ऐसे ही होगा, नहीं, अब O2 का चार्ज निकालने के लिए हमारा सूत्र होता है Q बराबर N2 - N1 इंटू E, ठीक है। N2 क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, N1 क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब O- पे क्या हो गया, 10 तो इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 प्रोटॉन हो गए। अब 8 प्रोटॉन है तो रखो 8 - 10 इंटू E, ठीक है।
तो माइनस के 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम, 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 माइनस का, ये हमारे O2 पर आवेश हो गया। ठीक है, तो हम सूत्र किससे निकालते हैं, Q बराबर Ne से। तो यही हमारा क्या है, आवेश का क्वांटीकरण। अब आवेश का क्वांटीकरण वैद्युत आवेश के एक मूल गुण में क्यों रखा गया है, क्योंकि जो आवेश का प्रवाह होता है ना, जो आवेश का प्रवाह होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। किसके कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के। अगर किसी भी सबस्टांस में या किसी भी मैटर में या किसी भी पदार्थ में अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं तो वो कैसा होगा, उसमें आवेश का प्रवाह होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमारा जो आवेश का प्रवाह होता है वो किसके कारण होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। ठीक है, तो हम यहाँ से आवेश का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा कूलाम का नियम। नेक्स्ट जो 6 टॉपिक है वो हमारा कूलाम का नियम। देखो, शुरू में हमें थेल्स ने बताया था, यानी थेल्स के प्रयोगों से हमें ये पता चल गया था कि जो सजातीय आवेश होते हैं, जो पॉजिटिव होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। अर्थात उनके बल कोई मध्य कार्य करता है, सॉरी उनके मध्य कोई बल कार्य करता है। अर्थात उनके मध्य कोई क्या करता है, एक बल कार्य करता है। अब कूलाम के नियम से हम क्या निकालेंगे, उस बल का मान निकालेंगे कि उन दोनों आवेशों के मध्य बल कितना कार्य करता है। तो जो कूलाम साहब थे उन्होंने क्या किया कि 2 बिंदु आवेश लिए, एक बिंदु आवेश Q1 हुआ और एक दूसरा बिंदु आवेश Q2 हुआ। इन दोनों को उन्होंने R दूरी पर रख दिया। ठीक है, तो कूलाम साहब बोले कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों, यानी Q1 और Q2 क्या है, बिंदु आवेश, एक पॉइंट चार्ज है, तो किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या, F। ठीक है, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की बीच की दूरी, जो मध्य की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी जो कूलाम साहब कहते जा रहे हैं वो हम लिखते जा रहे हैं। कूलाम साहब ने बोला कि Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज हैं और उन दोनों को हमने कितनी दूरी पर रख दिया है, R दूरी पर रख दिया है। यानी ये 2 मेरे चार्ज हो गए और इसको मैंने R दूरी पर रख दिया। ठीक है, अब ये 2 चार्ज हैं, पॉइंट चार्ज हैं, तो इनके मध्य कोई बल भी कार्य करेगा। ठीक है, यानी किसी बल का अनुभव करेंगे ये, तो उसी का फॉर्मूला निकालना है हमें। तो उस फॉर्मूला की परिभाषा क्या है कि किन्हीं 2 पॉइंट चार्ज का मतलब बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। अब हमें यह पता नहीं है कि कौन सा बल कार्य कर रहा है, तो हम दोनों लेंगे। किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम दोनों को बराबर रखने के लिए क्या करेंगे, एक नियतांक लगा लेंगे K एंड Q1 Q2 अपॉन RS। ठीक है, अब प्रयोगों द्वारा जो K का मान है वो K का मान कितना निकला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये किसके बराबर होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के। ठीक, यानी K का मान जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है वो क्या निकला है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब अगर हम यहाँ से K का मात्रक निकालना चाहें, जो हमारा K है इसका मात्रक निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा K का मान है। अब देखो इस फॉर्मूले में आपको सब कुछ जो चीज़ें हैं उनके बारे में आप जानते हैं। F क्या है, बल है, Q1 क्या है, पॉइंट चार्ज है, Q2 क्या है, दूसरा पॉइंट चार्ज है, R क्या है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। लेकिन
जब हम k का मान निकालते हैं तो इसमें 1/4 पाई, 4 पाई एक क्वांटिटी है, 4 एक नंबर है एंड पाई की वैल्यू हम जानते हैं। पाई इक्वल टू कितना होता है 22/7 या फिर 3.14, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, अगर आपसे यहाँ पूछा जा सकता है कि एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो हम इसे बोलते हैं वैद्युत निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या बोलते हैं, निर्वात की वैद्युतशीलता, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट हमारा है निर्वात की वैद्युतशीलता। तो इसका जो एप्सिलॉन नॉट का क्या है मात्रक क्या होगा, इसका हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो आती है वो कितनी आती है 8.85 इंटू दी -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप कहोगे सर एप्सिलॉन नॉट का मान ये 8.85 इंटू 10⁻12 कहाँ से आया, तो वो हम यहाँ से निकालेंगे कि हमें k यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान दे रखा है 9 इंटू 10⁻9, तो हम एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे तो इसको नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा यहाँ से सॉल्व करने के बाद एप्सिलॉन नॉट का मान कितना निकलेगा 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक आ गया। एप्सिलॉन नॉट को जो हमने बता दिया आपको निर्वात की वैद्युतशीलता, अंग्रेजी में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब नेक्स्ट ये कहानी, ये जो फॉर्मूला हमारा निकला है F बराबर, अब जहाँ हम फाइनल फार्मूला F बराबर लिख दे देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा कब निकला है, जब हमारे ये दोनों पॉइंट चार्ज हैं, जो दोनों विद्युत आवेश हैं, तो कैसे हैं पॉइंट चार्ज, मतलब कैसे बिंदु आवेश हैं, वो किस में रखे हैं, यहाँ पे जो माध्यम रखा है ना वो कैसा है निर्वात है, ठीक है। अब अगर यहाँ निर्वात की जगह किसी परावैद्युतांक माध्यम पर दिया जाए तो बल पे क्या फर्क पड़ेगा, नेक्स्ट इसके बारे में जानेंगे। देखो अब हम यहाँ लिखेंगे निर्वात में दो बिंदु आवेशों के मध्य बल F मान लेते हैं, ठीक है, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या किया हमने बोला, अब हमने क्या किया कि K परावैद्युत वाला माध्यम रखने पर बल। अब क्या किया हमने कि दोनों आवेशों के बीच में ये जो दो आवेश हो गए Q1 Q2 डिस्टेंस R हो गई, इनके बीच अब हमें एक माध्यम रख दिया, उसका परावैद्युतांक कितना है K। अब बल कितना हो जाएगा, अब हमने F मीडियम एक माध्यम रख दिया तो हमने F M से डिवाइड, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। हम यानी इसको क्या मान लेते हैं एप्सिलॉन है, या फिर एप्सिलॉन K रख लेते हैं, ठीक है। K क्या है, जो परावैद्युतांक रखा है उसका मान है, ठीक है। देखो या तो एप्सिलॉन नॉट K रख लो या फिर इसको एप्सिलॉन मान लो, तो हम इसको एप्सिलॉन नॉट K रख देते हैं सिर्फ, ठीक है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। अब अगर हम क्या करें, इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करें इक्वेशन सेकेंड से, तो हम क्या देखते हैं F अपॉन FM, यानी पहली इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हम क्या देखेंगे, देखो हमने फर्स्ट और सेकंड को ये डिवाइड कर दिया, तो F अपॉन FM आ गया, सॉरी FM एक तरफ इक्वल टू Q1 टू Q2 R स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्या है, पहले और चौथे का और दूसरे और तीसरे का गुणा होता है, तो K क्या हो जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा,
ठीक है। और अगर एफ एम बराबर निकालेंगे हम तो एफ एम बराबर एफ अपॉन के हो जाएगा, यानी एफ एम बराबर एफ अपॉन के। अब यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला? हमारा कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य कोई परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर देते हैं तो उन दोनों के मध्य लगने वाला बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी घट जाता है। ठीक है। अब यहाँ से एक कंक्लूजन और निकलेगा, देखो क्या, यहाँ से हमारा फॉर्मूला आया एफ अपॉन एफ एम इक्वल टू के। ठीक है। एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ एम बराबर क्या होता है 1/4 पाई। अब हमने जो मीडियम में यानी किसी माध्यम में जो वैद्युतशीलता है उसको हमने मान लिया है एप्सिलॉन, ठीक है, इनटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू के। तो डिवाइड Q1 ये एप्सिलॉन ऊपर पहुंच जाएगा तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू के। यहाँ से एक परिभाषा निकली कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक के उस माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को कहते हैं। यानी एक तो हमने किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य अगर कोई माध्यम रख दिया और उसका परावैद्युतांक अगर k है तो हमारा बल कितना हो जाएगा, एफ एम बराबर एफ अपॉन के। ठीक है, यानी उतना ही जितना परावैद्युतांक होगा उतने से डिवाइड कर देंगे, यानी हमारा जो बल है वो लगने वाला वो कम हो जाएगा। और अगर पूछा जाए कि परावैद्युतांक k की परिभाषा क्या है तो हम बोलेंगे कि उस माध्यम का परावैद्युतांक k उस माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब है हमारा कूलाम का सदिश, कूलाम का सदिश फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम बात करेंगे कूलाम के सदिश रूप की। अब हमें ये पता है कि कूलाम से हमने फॉर्मूला निकाला था F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी जो K का मान निकला था वो था K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁹9। ठीक है। अब हमें ये पता है कि अगर सेम प्रकृति के चार्ज होते हैं तो उन पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, वो कैसा लगता है, प्रतिकर्षण। ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज हैं तो जो फोर्स लग रहा है वो बाहर की ओर है, यानी प्रतिकर्षण बल है। दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो दोनों पे भी फोर्स है वो बाहर की ओर है। और अगर विपरीत प्रकृति के चार्ज हैं, जैसे कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो उन पे जो फोर्स लगने वाला है वो कैसा है कि अट्रैक्शन फोर्स है, यानी आकर्षण बल है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि बल कैसा है, एक सदिश राशि है, और जो उस सदिश राशि की दिशा होती है वो उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होती है। ठीक है। यानी जो उस बल की डायरेक्शन है, इन दोनों बलों के मध्य लगने वाले अगर बल की डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही होगी। ठीक है। तो अब हमने इसके मैग्नीट्यूड के बारे में पढ़ लिया, परिमाण कैसे निकालते हैं। अब हम कूलाम का सदिश रूप निकालेंगे, मतलब इसकी दिशा कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो उस दिशा के लिए हमारे एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। अब दिशा के लिए हम यहाँ से जो Q1 है हमारा, हमने दो चार्ज मान लिए, एक Q1 है, ठीक है, और एक Q2 है। और हम यहाँ से Q1 और Q2 के स्थित सदिश यानी पोजीशन वेक्टर जो है, हमने इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लिया है R1 है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है। ठीक है। यानी जो पोजीशन वेक्टर क्या है कि वो Q1 और Q2 के स्थित सदिश बता रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ से Q1 से Q2 का अलोंग अगर लेते हैं तो क्या हो गया, R12, और Q2 से Q1 के अगर अलोंग लेते हैं तो ये कितना हो गया, R21। ठीक है। अब हमने आपको बताया था
कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल कहाँ होगा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। अब अगर Q1 पे अगर बल की गणना की जाए तो F1 किस पे, Q1 पे Q2 के कारण लगने वाला बल F12, यानी Q1 पे Q2 के कारण लगने वाला बल F12। और अगर ये निकाला जाए कि Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल कितना हो गया, F21। ठीक है, अब हमें इनकी जो F12 है और F21 है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला F बराबर क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, यानी हमारे आवेशों के बीच की दूरी का जो हमें वर्ग है वो लिखना होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखो हमारा Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल क्या है, F21। Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल क्या है, F12। ठीक है, अब हम सबसे पहले निकालेंगे Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल F21। तो F21 बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन Q1 से Q2 की डिस्टेंस क्या है, R12, तो R12 का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसके एकांक सदिश से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम निकालेंगे Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो F12 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। अब देखो Q2 से लेकर Q1 तक की डिस्टेंस क्या है, जिसे हमने किससे प्रदर्शित किया है, R21 से, तो R21 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R21 कैप, क्वेश्चन नंबर 2। अभी R21 और R12 हम कैसे निकालते हैं, हमने सबसे पहले वेक्टर में पढ़ा होगा कि वेक्टर का एडिशन वाला ट्रायंगल रूल। अगर किसी वेक्टर्स को हम ट्रायंगल रूल क्या होता है कि दो कंटिन्यूअस वेक्टर, देखो ये R1 है और हमने Q1 से Q2 के लिए क्या है, R12। अगर दो कंटिन्यूअस वेक्टर्स को अगर हम जोड़ें तो उन दोनों कंटिन्यूअस वेक्टर को मिलाने वाली, जो कंप्लीट करने वाली तीसरी जो वेक्टर रेखा होती है, और क्या, इन दोनों के विपरीत, देखो इन दोनों के विपरीत, तो ये किसके बराबर होती है, इन दोनों के योग के बराबर होती है। अगर हम यहाँ निकाल लें वेक्टर R1 प्लस वेक्टर R12 इक्वल टू किसके बराबर होगा, R2 के, तो हम यहाँ से R12 इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, R2 माइनस R1। अब ऐसे ही अगर हमें R21 निकालना हो Q2 के कारण Q1 पे लगने वाले बल के लिए, तो देखो R2 तथा R21 कैप, ये दोनों कैसे हैं, कंटिन्यूअस सदिश हैं, तो ये इनको मिलाने वाला, इनको इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाला जो सदिश होगा वो इन दोनों के योग के इक्वल होगा। तो हम निकालेंगे R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर, तो R21 इक्वल टू R1 माइनस R2। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, R21 इक्वल टू, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 किसके बराबर है, R12 के, तो R21 इक्वल टू R21 माइनस का। ठीक है, यानी R21 इक्वल टू माइनस का R12 माइनस R12, ये हमने निकाल लिया। अब हमने यहाँ फॉर्मूलों में रख दिया। ठीक है, यानी F21 बराबर हो गया K Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर इंटू ये R12 क्या है, एकांक सदिश, और एकांक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश उन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश ही क्या होता है, उसका एकांक सदिश होता है। ठीक है, यानी ये R12 है, तो R12 का एकांक सदिश R12 इसी डायरेक्शन में होगा,
और R21 है तो R21 का एकांक सदिश इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब अगर हम क्या करेंगे, जैसे कि हम किसी संख्या का अगर हम परिमाण निकालते हैं, ठीक है, या फिर किसी संख्या का हम मान लो हमें किसी का वेक्टर मतलब एकांक वेक्टर निकालना है, जैसे हमें R का वेक्टर R का एकांक वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो हम वेक्टर R का एकांक वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, R कैप इज इक्वल टू वेक्टर R बट्टे मोड R या मतलब R। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो वेक्टर R बराबर क्या होता है, R कैप, और R कैप क्या है, 1 के, क्योंकि हम एकांक वेक्टर ले रखा है। ठीक है, तो हमारी डायरेक्शन आ गई। अब हम क्या करते हैं, R21 बराबर किसके है, माइनस R12 के। अगर R21 का हम अगर एकांक सदिश लें तो क्या होगा, R21 कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, R21 बट्टे R21, और यहाँ पे हम अगर R12 का एकांक सदिश लिखें तो R12 कैप इक्वल टू R12 बट्टे R12। ठीक है, और R12 जो R21 है, R21 वो किसके बराबर है, माइनस R12 के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो R कैप 21 बराबर माइनस का R12 बट्टे R21, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड R12 का मैग्नीट्यूड परिमाण हो या फिर R21 का परिमाण हो, वो समान ही रहेगा, क्योंकि परिमाण क्या है, एक अदिश राशि है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि R कैप 21 इक्वल टू माइनस R कैप 12। ठीक है, यानी एकांक सदिश कैसे हुए, नेगेटिव हो गए। अब अगर हम यहाँ पे F21 बराबर के Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर R12 कैप की जगह अगर यहाँ पे हम माइनस R12 कैप रख दें तो हमारा जो F21 है वो माइनस F12 के बराबर हो जाएगा। यानी हमें ये समझ में आ गया कि ये परिमाण में कैसे हैं, समान हैं, तथा डायरेक्शन में कैसे हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, अर्थात प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र, वो आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।